इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एनआरआईज को ये नोटिस सर्व किए हैं कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक एफिडेविट सबमिट करें जिसके अंदर विद प्रूफ ये बताया जाए कि वो पिछले कुछ सालों में कितने दिन इंडिया में रहे या कितने दिन इंडिया में उन लोगों ने स्टे किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये क्यों पूछ रहा है कि भाई वो कितने दिन इंडिया में रहा। तो इस लेक्चर में अब हम ये समझेंगे कि ये नोटिस का एक्चुअली पर्पस क्या है और उनके स्टे से उनकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हेलो एवरीवन, मैं नजीब हाशमी और आप देख रहे हैं नजीब हाशमीज लेक्चर। एनआरआईज को सर्व किए हुए इस नोटिस का पर्पस और इसका बैकग्राउंड समझने के लिए हमें थोड़ा सा इनकम टैक्स का रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कौन से टैक्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम टैक्स। इसको अगर आसान जबान में बोला जाए तो एक ऐसा टैक्स जो बंदे की अर्न की हुई इनकम के ऊपर लगता है, या मैं ऐसा कहूं कि एक बंदे की किसी एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में अर्न की हुई इनकम के ऊपर लगता है। और फाइनेंशियल ईयर जो है हमको पता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को जाकर के फिनिश हो जाता है। तो किसी भी बंदे ने एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी इनकम अर्न की उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। अब देखिए, ये जो इनकम होती है इसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की इनकम बन जाती है। एक होती है टैक्सेबल इनकम और दूसरी होती है नॉन टैक्सेबल इनकम, या मैं कहूं एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स चार्ज होता है और नॉन टैक्सेबल इनकम वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे हमारी कंट्री में किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अगर आपने कोई इनकम अर्न की है, एग्रीकल्चरल इनकम अर्न की है, तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, वो एग्जेम्प्टेड इनकम या नॉन टैक्सेबल इनकम कहलाती है। ठीक है, अब ये जो टैक्सेबिलिटी होती है, देखिए ये जो टैक्सेबिलिटी है कि कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं और उसमें एक क्राइटेरिया होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसको सिटीजनशिप से मिक्स ना कीजिएगा। सिटीजनशिप एक अलग कंसेप्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग कंसेप्ट है। सिटीजनशिप का मीनिंग होता है नागरिकता, या हम बोले उसको शहरियत, और उसके लिए कंट्री की कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ता है, तभी वहां की आपको सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस को अगर हम आसान जबान में कहें तो इसका मीनिंग होता है इंडिया में रिहाइश का स्टेटस। वो बंदा कितने दिन इंडिया में रहा, उस बंदे ने कितने दिन इंडिया में स्टे किया। ठीक है, तो जैसा उस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस अकॉर्डिंगली उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। देखिए, ये रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हमारे कंट्री में रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप के हैं। एक होता है रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, और एक होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनआरआईज बोलते हैं। ठीक है, एक रेसिडेंट इंडियन और एक नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब बंदा कौन सा रेसिडेंट इंडियन होगा, कौन सा नॉन रेसिडेंट इंडियन होगा, ये उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर हमने तो कभी डिस्क्लोज किया नहीं, तो भाई आपने इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि नॉर्मली आप रेसिडेंट इंडियन ही है और यूजुअली आपका मेजॉरिटी टाइम का जो स्टे है वो इंडिया में ही रहता है। ठीक है, एनीवे, एक रेसिडेंट इंडियन और एक नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये डिटरमाइन करने के लिए बंदा रेसिडेंट इंडियन है या नॉन रेसिडेंट इंडियन है, उसको ये बताना पड़ेगा कि वो कितने दिन इंडिया में रहा। अब देखिए, ये जो क्राइटेरिया है, देखिए मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूं। ये क्राइटेरिया किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो लगता है वो एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न की हुई इनकम के ऊपर ही लगेगा, तो नेचुरली उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली ही डिटरमिन होगा, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन नहीं होगा। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है। और फाइनेंशियल ईयर कैसे लिखते हैं, जैसे 21, 22, 22, 23, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, इस तरह से मेंशन किया जाता है। तो ये बोला गया कि कोई भी बंदा जनरली अगर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह लिया किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो इंडिया का रेसिडेंट इंडियन हो जाएगा, वो यहां का रेसिडेंट इंडियन मान लिया जाएगा। और 182 डेज का मीनिंग होता है पूरा, अगर हम कलेक्टिवली बोले तो 6 मंथ्स। तो यह बोला गया कि अगर कोई भी बंदा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा, तो वो बंदा रेसिडेंट इंडियन हो जाएगा। ठीक है, और अगर 182 डेज से कम हुआ तो वो बंदा क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन मान लिया जाएगा कि वो बंदा नॉन रेसिडेंट इंडियन है।
और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, ये हर फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। हो सकता है कि कोई एक बंदा लास्ट ईयर रेसिडेंट इंडियन हो, मान लो हम बोले 21-22 फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट इंडियन हो, और 22-23 फाइनेंशियल ईयर में वो एनआरआई बन जाए। पिछले 10 साल से वो एनआरआई और इस साल में आकर के क्या बन जाए, वो रेसिडेंट इंडियन बन जाए। तो हर साल, वो तो मैंने क्या कहा आपसे कि वो इंडिया में कितना रह रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो बंदा रेसिडेंट इंडियन है या नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई। तो हर साल का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। हो सकता है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए, ठीक है। हमारा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा मेजोरिटी पीरियड जो होता है वो इंडिया में ही बीतता है, तो हम नॉर्मली यूं ही नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का। मैंने सिर्फ आपको एक कंडीशन बताई है, कंडीशंस और भी होती है बट मैं अभी उनके ऊपर नहीं जा रहा। मैं इसको जितना जनरल हो सकता है उसको बनाने का ट्राई कर रहा हूं। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जो भी रेसिडेंट इंडियंस हैं, जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको इंडिया में कमाई गई इनकम, इंडियन इनकम जिसको हम बोलते हैं, या ओवरसीज कमाई गई इनकम जिसको हम फॉरेन इनकम बोलते हैं, दोनों के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा अगर वो इनकम टैक्सेबल है तो, ठीक है। क्या इंडिया में अर्न की गई इनकम और फॉरेन ओवरसीज में अर्न की गई इनकम, दोनों के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा और उसको अपनी एसेट्स का डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा कि इंडिया में कितनी एसेट है और फॉरेन में कितनी एसेट है, उसका डिक्लेरेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नॉन रेसिडेंट इंडियन के साथ में ऐसा है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन को इंडिया में कमाई हुई इनकम तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन ओवरसीज अर्न की हुई इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना है, वो उसके लिए नॉन टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। प्लस उसकी जो फॉरेन एसेट है, उन फॉरेन एसेट का भी उसको डिस्क्लोजर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके लिए, एनआरआई के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क है। देखिए इंडिया में अर्न की गई इनकम तो दोनों के लिए टैक्सेबल है, ओवरसीज अर्न की गई इनकम रेसिडेंट इंडियन के लिए टैक्सेबल है और नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए वो नॉन टैक्सेबल है। इसी तरह से यहाँ पर उसको दोनों एसेट्स का डिस्क्लोजर करना है, यहाँ पर सिर्फ उसको फॉरेन एसेट का डिस्क्लोजर अल्टीमेटली करना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब आप देखिए, जो बंदा रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली इंडिया में आता है और जाता है, आता है और जाता है, तो वो टैक्स बचाने के लिए क्या करेगा कि वो किसी भी तरह से इस तरह का अरेंजमेंट करेगा कि उसका इंडिया में स्टे 182 डेज से लेस हो, कम हो जाए, जिससे उसका स्टेटस क्या बन जाए, एनआरआई बन जाए। और एनआरआई जैसे ही स्टेटस बना तो एटलीस्ट उसकी जो ओवरसीज की इनकम है उसके ऊपर उसको इंडिया में तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो इसलिए जो लोग फ्रीक्वेंटली इंडिया से आते जाते हैं तो एनआरआईज तो वो ये ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह से उनका जो इंडिया में स्टे है वो 182 डेज से मींस 181 दिन या उससे कम ही रहे। अब हुआ ये कि देखिए पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये कहीं से कुछ इस तरह के क्लू मिले कि बहुत सारे एनआरआईज ऐसे हैं जो इंडिया में स्टे तो 182 डेज और उससे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने रिटर्न फाइल किए पिछले कुछ सालों में, ठीक है, आपको बता दूं मैं कि कुछ केसेस में तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2014-15 से 22-23 तक के उनके स्टे का पूरा डिटेल उनसे मांगी है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं कि रहते वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है, लेकिन जब अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो कैजुअली वो ये शो कर देते हैं कि उनका जो स्टे है वो 182 डेज से कम है, जिससे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई का बन जाता है और जो उनकी फॉरेन इनकम है, जो ओवरसीज इनकम है और जो फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर है वो उनके ऊपर मैंडेटरी नहीं होता और वो यहाँ पर पे टैक्स बचा लेते हैं। तो जब गवर्नमेंट को बहुत सारी जगहों से ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि बहुत सारे एनआरआईज ऐसे हैं जो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रुक रहे हैं और उन्होंने कैजुअली ये बता दिया है कि हम यहां पर एनआरआई के स्टेटस से रहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एनआरआईज को, जहां पर थोड़ा सा, सारे एनआरआईज को नहीं, जो बहुत टाइम से रह रहे हैं उनको ये नोटिस सर्व नहीं किए गए, उनको ये नोटिस दिया कि भाई आप इंडिया में कितने दिन रहे पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में। मैंने क्या कहा, कुछ केसेस में तो 2014-15 से लेकर 2022-23 तक के लिए भी डिटेल्स मांगे गए कि आपको एक एफिडेविट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इंडियन स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा और पिछले कुछ सालों में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितने कितने दिन इंडिया में रहे विथ प्रूफ, ठीक है। और उससे ये साबित हो कि भाई आपने जो रिटर्न फाइल किया है और जो आपने रेसिडेंशियल स्टेटस बताया है कि वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं है।
अगर गलत हुआ तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसके ऊपर फिर क्या होगा, पेनल्टी चार्ज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने अपना रेसिडेंशियल स्टेटस गलत बताया, और रेसिडेंशियल स्टेटस गलत बताया, आपने बहुत सारी इनकम को टैक्सेबल होने से बचा लिया, मींस आपने टैक्स इवेजन किया। टैक्स इवेजन का मीनिंग होता है टैक्स की चोरी करना। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जिनको ये नोटिस दिए कि आपको ये बताना है कि भाई आप पिछले कुछ सालों में कितने दिन, हर साल कितने दिन इंडिया में रहे, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उससे बंदे के आने और जाने की डिटेल्स आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आ तो जाती है, तो जब ये आई तभी तो जाकर उनको मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सही डिस्क्लोजर एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उनका नोटिस है। लेकिन इसके साथ में जो क्लाइंट्स हैं, जो एनआरआईज हैं, उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके सीएस और जो यहाँ पर उनके टैक्स मैटर्स को हैंडल करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो क्लाइंट है वो आउट ऑफ इंडिया है। अब जब वो आउट ऑफ इंडिया है तो वो इंडिया के स्टैंप पेपर के ऊपर किस तरह से डिस्क्लोजर देगा, उसके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये होता है कि भाई हमारी कंट्री के अंदर तो ये बात होती है कि भाई किस दिन आया किस दिन गया, तो उससे हमारी कंट्री में स्टे मालूम पड़ जाता है बंदे का कि इतने दिन हमारी कंट्रीज में रहा। लेकिन हमको अगर ये प्रूव करना है कि ये इसके बाहर था, इंडिया के बाहर था और कौन सी कंट्री में था, तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एक्चुअली ये नॉर्म्स नहीं है। उनके पासपोर्ट और उनके वीजास के ऊपर ये लिखा हुआ नहीं होता कि कितने दिन का ये स्टे रहा, किस दिन आया, किस दिन बेसिकली ये बंदा अल्टीमेटली गया। तो ये कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो हैं, जो क्लाइंट्स है, जो एनआरआईज की तरफ से उनके सीएस और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने सबमिट की है। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करना कि आप कितने दिन इस इंडिया में रहे, इसको आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके पीछे का एक्चुअली पर्पस क्या है? इसके पीछे का पर्पस पूरी तरह से टैक्स इवेजन है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर जरूर करें। और अगर इसी तरह की कोई और वीडियोस देखनी है किसी और टॉपिक के ऊपर या किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।